तो आज के कवर करने वाले टॉपिक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला टॉपिक है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या होती है। वह एक टॉपिक रहेगा कायिक प्रवर्धन, जिसको यहाँ पर अलग से मेंशन किया है। इसी प्रकार से जो ये विभिन्नता है, ये विभिन्नता तुरंत नहीं आती है, एक शुरुआत हो जाती है और काफी लंबे समय बाद वो विभिन्नता देखने को मिलती है। अगर चाहिए एग्जैक्टली तो क्या हो जाएगा कि जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है? स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं मोहित यादव, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, और हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हम लोग यहाँ पर आज क्या नया शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिली है उसमें हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर को खत्म कर लिया है। और आज की ये जो रिकॉर्डिंग है और आज की ये जो समरी सीरीज है, इसमें आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत मिलेगी। एक नए चैप्टर को नए टॉपिक के साथ, नई ताजगी के साथ शुरू करते हैं और अपने इस चैप्टर को क्या करते हैं, फटाफट इसको जल्दी से खत्म करते हैं, इसको समराइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये समरी सीरीज है और इस समरी सीरीज के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम किसी एक बहुत सारे लंबे बड़े चैप्टर को एक छोटे से फॉर्म में उसको कुछ लेक्चर्स में क्या करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं मोहित यादव और आपको यहां पर पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में आज हम लोग यहां पर जो शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। अगर जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है। इसके पहले के दो चैप्टर को हम लोगों ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। उसके हर एक टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आज ये नया चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत में हम लोगों को आज यहाँ पर क्या करना है, पहला लेक्चर है। और इस पहले लेक्चर में जो आज के हमारे टॉपिक हैं जिनको हम लोगों को आज यहाँ पर कवर करना है, वो आज के कवर करने वाले टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, है ना। इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को देखना है एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम होता है डीएनए। इसमें हम लोग डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या जीव, जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, हम आप हैं, क्या वो पूर्णतः पूरी तरीके से अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? क्या अपने जैसे ही इंडिविजुअल को, अपने जैसे ही जीव को जन्म देते हैं, है ना। तो बिल्कुल देते हैं। तो उसमें क्या समानता होती है, क्या विभिन्नता होती है, और अगर कोई विभिन्नता है तो वो विभिन्नता कैसे आती है, वेरिएशंस कैसे आते हैं। दो तरह के जनन की यहाँ पर चर्चा करी जाती है, एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है ना। तो जो अलैंगिक जनन है उसमें और लैंगिक जनन, उसमें क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, उसको भी समझना है। ठीक है, समानता ज्यादा किसमें मिलती है, अलैंगिक जनन में मिलती है या फिर लैंगिक जनन में मिलती है, उसको भी देखेंगे। विभिन्नता जो लैंगिक जनन का परिणाम होता है ना, कि जो विभिन्नता, जो वेरिएशंस है, वो सबसे ज्यादा कहाँ या किसके परिणाम स्वरूप मिलती है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिलती है। तो आखिर लैंगिक जनन में ऐसी क्या प्रक्रिया होती है कि वहां पर वेरिएशंस आते हैं, विभिन्नता आती है। और ये जो विभिन्नता आ रही है, क्या ये विभिन्नता आना अच्छा है या फिर बुरा है? क्योंकि या तो अच्छा होगा, कोई अगर चेंजमेंट अगर हमारी बॉडी में हो रहा है, कोई एक नया जो है एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो आगे चल करके हमारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा साबित होगा, वो तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी उसके बारे में एक अवधारणा पहले से बन जाती है कि ये जो विभिन्नता आ रही है, ये विभिन्नता सही है या गलत है। तो हमको पता है कि विभिन्नता आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि चेंजमेंट इज अ रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आपको प्रकृति में रहना है, अगर आपको यहाँ पर सरवाइव करना है, तो अपने अंदर क्या लाने पड़ेंगे, लगातार चेंजमेंट लाने पड़ेंगे, परिवर्तन लाने पड़ेंगे, है ना। अगर ये परिवर्तन आप लाओगे तभी आप क्या कर पाओगे, आगे आने वाले भविष्य में आप सरवाइव कर पाओगे। तो दिक्कत किस चीज की है, ये मुद्दा क्या है? मुद्दा है सर्वाइवल, मुद्दा है हमको जीवित रहना, कि हमको इस संसार में जीवित रहना है, कैसे भी करके रहना है। उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमको क्या करना है, सर्वाइवल अपना यहाँ पर करना है। उस सर्वाइवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं। इसके अलावा कुछ परिवर्तन भी लाते हैं, कुछ विभिन्नता लाते हैं, जिससे कि हम प्रकृति के अनुसार अपने आप को
ढाल पाएं। तो ये सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या होती है। एकल जीव मतलब एक जीव के माध्यम से प्रजनन किस तरीके से होता है, तो वो अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन एक प्रकार का क्या है, जनन है, और इस जनन के अंतर्गत बहुत सारी विधियां आती हैं। इन सभी विधियों की क्रमवार हम लोग यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। और वही उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक रहेगा कायिक प्रवर्धन, जिसको यहाँ पर अलग से मेंशन किया है। क्यों अलग से मेंशन इसलिए किया है, यहाँ पर लिखा है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। तो यहाँ पर ये शब्द क्या आ गया, जीवों में। क्या शब्द आ गया, जीवों में। कायिक प्रवर्धन भी एकल ही होता है, लेकिन जीवों में नहीं होता है। किसमें होता है, पेड़ पौधों में होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन जो कि पेड़ पौधों में जो है जनन की एक प्रक्रिया है, ठीक है, अलैंगिक जनन का ही एक माध्यम है, लेकिन जो बहुत सारे माध्यम है वो जीवों में है, तो वो यहाँ पर मेंशन हो गया। और जो पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन की विधि होती है, जिसको हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर उसको अलग से डिस्कस करें। ठीक है, तो आज की क्लास कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया है। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और शुरुआत करते हैं आज के एक नए टॉपिक की। ठीक है, तो सभी लोग एकदम पूरी ताजगी के साथ एकदम बढ़िया जुझारू रूप से जुड़ते हैं। और चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो शुरुआत में हम लोग देखते हैं क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। यह टॉपिक है जिसके अंदर हम लोगों को देखना है किसके बारे में, डीएनए के बारे में। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो विभिन्नता आती है ना, जो विभिन्नता आती है वो किसके माध्यम से आती है। पहली बात तो हम लोगों को याद रखना है, अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है। इस अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, विभिन्नता बहुत ही कम आती है, बहुत कम, लेकिन समानता बहुत ज्यादा रहती है। क्यों, क्योंकि एक ही जीव के माध्यम से होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। तो लैंगिक जनन का परिणाम क्या है कि वहां पर हमको विभिन्नता देखने को मिल रही है। ठीक, अब ये जो विभिन्नता है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, तो हम लोग अंग्रेजी में वेरिएशन के नाम से जानते हैं। ये आखिर विभिन्नता, ये वेरिएशन आता क्यों है, तो ये आता है डीएनए की वजह से। किसकी वजह से आता है ये आता है डीएनए की वजह से। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डीएनए डबल हेलिक्स, है ना। ये एक दोहरी संरचना होती है। डीएनए का बेटा पूरा नाम क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोस डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक, ये जो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीएनए कहते हैं। ठीक है, ये डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर आया हुआ है और एक ये वाला आया हुआ है। ठीक, तो ये क्या हो गया, दो धागे के आकार की संरचना होती है। कैसी होती है, धागे के आकार की संरचना होती है, इसको हम लोग डबल हेलिक्स कहते हैं। ठीक है ना। ये डीएनए किससे मिलके बना होता है, अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ये जो डीएनए है, जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, ये कितनी चीजों से मिलकर के बना होता है, तो ये तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। कितनी चीजों से मिलकर बना होता है डीएनए, तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। अगर यहाँ पर नाम में ही देखें तो सबसे पहला क्या आ रहा है, डीऑक्सीराइबोस। क्या आ रहा है, डीऑक्सीराइबोस। इसका मतलब यहाँ पर एक राइबोस शर्करा है। तो राइबोस, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो पूरा ही लिख देते हैं, डीऑक्सीराइबोस क्या है, शर्करा है।
ना। एक अम्ल, ठीक है। तो ये जो डीएनए है ये सबसे पहले किससे मिलकर बना होता है? शर्करा से। मिलके बना होता है बेटा शर्करा से, मतलब शुगर से, ठीक है। और वो शुगर, वो शर्करा कौन सी होती है? वो शर्करा का नाम होता है डीऑक्सी राइबोज। उस शर्करा का नाम क्या है बेटा? डीऑक्सी राइबोज। ये जो डीएनए है, डीएनए की हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कि डीएनए किससे मिल करके बना होता है। तो डीएनए किस चीज से मिलकर बना होता है? सबसे पहले डीएनए शर्करा से मिलकर के बना होता है, शुगर से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। क्या है ये शुगर है, ठीक है। और के बाद डीएनए किससे मिलकर बना होगा? पहला तो ये हो गया शर्करा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजिनस बेस। इसको आधार लिख दे, ठीक। ये नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? ये नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? ये नाइट्रोजिनस बेस दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। ठीक है। एक क्या होता है? प्यूरिन होता है और दूसरा पिरिमिडीन होता है। अगर प्यूरिन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्यूरिन की बात करेंगे, तो ये प्यूरिन भी दो तरह का है। कितने तरह का है? दो तरह का होता है, ठीक है। प्यूरिन भी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला पहला होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन क्या है? ये दो दो प्यूरिन है। एडेनिन और ग्वानिन क्या है? दो प्यूरिन है, ठीक है। अगर पिरिमिडीन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अगर पिरिमिडीन की बात करेंगे, तो पिरिमिडीन कितने होते हैं? पिरिमिडीन होते हैं तीन। कितने होते हैं पिरिमिडीन? तीन होते हैं। लेकिन हम डीएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो डीएनए की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरह के हम लोग पिरिमिडीन को देखेंगे। जब डीएनए की बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरह के पिरिमिडीन को देखेंगे। पहला होता है साइटोसिन, पहला होता है
साइटोसिन और दूसरा होता है थाइमीन। क्या होता है? थाइमीन। ठीक है, साइटोसिन को सी से लिखते हैं, थाइमीन को टी से लिखते हैं, एडेनिन को ए से लिखते हैं और ग्वानिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं डीएनए की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और डीएनए की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको यहां पर यह बता रहे हैं कि जो डीएनए है, ये डीएनए किससे मिलकर बना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो डीएनए किससे मिलकर बना होता है? डीएनए शुगर से मिलकर बना होता है, शर्करा से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के बना होता है। शर्करा की बात करेंगे तो कौन सी शर्करा डीएनए में होती है? डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे, नाइट्रोजनस आधार की बात करेंगे, नाइट्रोजनस क्षार की बात करेंगे, तो कौन से नाइट्रोजनस आधार होते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडिन, दो तरह के होते हैं। जब हम लोग प्यूरिन की बात करेंगे तो प्यूरिन में यहां पर एडेनिन और ग्वानिन आता है। और पिरिमिडिन की बात करेंगे तो क्योंकि हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं किसके बारे में? डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डीएनए में जो पिरिमिडिन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला साइटोसिन और दूसरा थाइमिन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे हमने आपसे पहले कहा था कि पिरिमिडिन तीन तरह के होते हैं। तो अगर यहां पर डीएनए ना होकर के आरएनए होता, अगर यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर यहां पर डीएनए ना होकर के डीएनए की जगह आरएनए होता तो पिरिमिडीन में साइटोसिन तो होता, अगर हम आरएनए की बात करते तो साइटोसिन तो होता, लेकिन थाइमिन नहीं होता। तो थाइमिन नहीं होता तो थाइमिन की जगह क्या होता? अगर आरएनए की हम लोग बात करते तो आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन भी होते हैं, प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन होता है। और पिरिमिडिन की जब हम बात करेंगे इन द केस ऑफ आरएनए, जब आरएनए के केस में पिरिमिडिन की बात करेंगे तो वहां पर साइटोसिन तो होता है लेकिन थाइमिन नहीं होता है। तो थाइमिन नहीं होता है तो भाई साहब उसकी जगह क्या होता है, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करो और हमको बताओ, आरएनए में पिरिमिडिन में थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो दो चीजें हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब तीसरा पॉइंट कि शर्करा से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस आधार से मिलकर बना होता है। एक चीज और होती है, एक चीज और होती है, उस एक चीज का नाम क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल। क्या नाम है उसका बेटा? फॉस्फोरिक अम्ल। और फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ, फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ, फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने बताया होगा, लिख दिया होगा कमेंट में। अब चेक कर लो तुम लोगों ने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। तो जो डीएनए है ये किससे मिलकर बना है बेटा? ये शर्करा से मिलकर के बना है, शुगर से मिलकर बना है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजनस आधार से मिलकर बना है और इसके अलावा फॉस्फोरिक अम्ल से बना है। किससे बना है? फॉस्फोरिक अम्ल से बना है। ठीक है, ये तो हो गया डीएनए के आधार के बारे में, डीएनए के बारे में समझा कि डीएनए का आप ये जो स्ट्रक्चर यहां पर देख रहे हो, ये जो तुम यहां पर डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये डीएनए का स्ट्रक्चर तीन चीजों से मिलकर के बना है। कितनी चीजों से मिलकर के बना है? ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर तुम यहां पर देख रहे हो, ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, कितनी चीजों से मिलकर के बना है? तीन चीजों से मिलकर के बना है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक, अच्छा, इसके अलावा ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए ये पाया कहां जाता है? अगर कोई आपसे ये पूछे कि सर डीएनए कहां पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? कि जो डीएनए है वो जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम, कहां पर पाया जाता है? डीएनए कहां पाया जाता है? तो डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है। ये जो डीएनए है, डीएनए कहां पाया जाता है? गुणसूत्र मतलब कि क्रोमोसोम में
पाया जाता है। ठीक, ये जो डीएनए है, ये डीएनए भाई साहब कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में पाए जाते हैं। ठीक, हमेशा कंफ्यूजन रहती है ना कि सर गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है या डीएनए में जो है डीएनए गुणसूत्र के अंदर होता है या गुणसूत्र डीएनए के अंदर होता है ना? ये कंफ्यूजन आप लोगों को एक अक्सर रहती होगी। तो बिल्कुल इसको क्लियर कर लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, इसको बिल्कुल ही क्लियर कर लो कि डीएनए जो है वो गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर गुणसूत्र की बात करोगे, गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, तो ये जो गुणसूत्र है, ये जो क्रोमोसोम है, इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। ये क्या है? ये गुणसूत्र है। क्या है ये गुणसूत्र है। ठीक, एक धागे के आकार की संरचना होती है। किसके आकार की संरचना होती है? एक ये धागे के आकार की संरचना होती है, और ये जो धागे के आकार की संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। ये जो गुणसूत्र है, ये एक धागे के आकार की संरचना होती है, जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। और इस ये जो धागे के आकार की संरचना है, ये जो आप इस तरह के स्ट्रक्चर में देख रहे हो, अगर इसको हम लोग यहां से बना हुआ है ना, ये पूरा यहां से ऐसे आया तो यहां पे आके बंध गया, ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे आकर के बंद गया, यहाँ से आया तो ये जुड़ा कहाँ से है? ये जुड़ा यहाँ से है, इस पॉइंट से जुड़ा है। अगर हम लोग इसको यहाँ से खोल दें तो डीएनए कैसा हो जाएगा? तो ये गुणसूत्र कैसा हो जाएगा? एकदम ऐसे लंबा धागे के जैसा। कैसा हो जाएगा? एकदम लंबा धागे के जैसा हो जाएगा। तो जो धागे के एक समान संरचना है, इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। और इस क्रोमेटिन फाइबर के तुम छोटे 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 क्या कर दोगे? टुकड़े कर दोगे। जब तुम इस लंबे से धागे के छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे तो वहां पर तुम्हें क्या मिल जाएगा? डीएनए मिल जाएगा। ठीक, तो डीएनए कहां पाया जाता है बेटा? गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। जब तुम इस गुणसूत्र को खोलोगे, जो कि एक धागे के आकार की संरचना है, जब तुम इसको ऐसे खोल दोगे तो धागा नहीं उलझ जाता है। पतंग उड़ाते होगे, है ना? जब पतंग उड़ाते होगे तो जब तुम पतंग नीचे उतार रहे होते हो तो धागा बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, क्या आपस में उलझ जाता है। जब तुम उसको सुलझाओगे, खोलोगे, तो जब उसको खोल दोगे तो एक लंबा धागा हो जाएगा। फिर तुम उसको तोड़ दो छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसका वो जो टुकड़ा है, जो पीस है, उस टुकड़े को क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, इसी डीएनए की वजह से क्या आती है? इसी डीएनए की वजह से विभिन्नता आती है। क्या आती है? विभिन्नता आती है। और लैंगिक जनन में जो विभिन्नता होती है वो इस डीएनए में परिवर्तन की वजह से होती है। इस डीएनए में कुछ चेंजमेंट हो जाता है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार होता रहता है और धीरे 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 करके एक विभिन्नता का जन्म लेता है, एक नए इस स्ट्रक्चर का जन्म लेता है। ठीक है ना? तो विभिन्नता आने में बहुत लंबा समय लगता है, परिवर्तन बहुत लंबे समय बाद आता है, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है ना? अगर आज आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आज से 1 महीने बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ याद हुआ है, आपको कुछ आता है। अगर पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, अगर आप आज पढ़ना चालू करो और सोचो कि कल हमको सब कुछ आ जाए, है ना? जैसे कि अगर मान लो कोई बहुत पतला दुबला व्यक्ति है, अब वो सोच रहा है कि मैं जिम जाऊंगा। क्या सोच रहा है वो? कि मैं जिम जाऊंगा भैया, जिम जा करके अपने बढ़िया बढ़िया बॉडी शॉडी बनाऊंगा, डोले सोले बनाऊंगा। ठीक है, अब वो जिम गया, और जिम गया, उसने 2 दिन जिम करी या 3 दिन करी। अब वो क्या कर रहा है? जब 3 दिन जिम करने के बाद अपने आप को शीशे में देख रहा है, अच्छा मैं कैसा दिख रहा हूँ, है ना? और बढ़िया डोले सोले देख रहा है, क्या मेरे क्या जो डोले सोले निकले हैं कि नहीं निकले, मेरा चेस्ट बाहर आया कि नहीं आया, पेट अंदर हुआ कि नहीं हुआ, है ना, मेरे शरीर में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या 2 दिन 3 दिन जिम जाने में क्या जो है शरीर के आकार में परिवर्तन आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? जब आप लगातार 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब आप लगातार जिम जाओगे, वहां पे लगातार मेहनत करोगे, है ना, पसीना बहाओगे, स्ट्रगल करोगे, वहां पर जो बहुत सारी मशीनें रखी हुई है सब में एक्सरसाइज करोगे, है ना, डेली वहां पर 1 घंटे 1.5 घंटे अपना वहां पे दोगे, तब जाकर के 4 महीने 6 महीने बाद आपके शरीर में परिवर्तन आएगा। तब तुमको देख करके लोग क्या कहेंगे? यार जिम जाते हो क्या यार, बड़ा बढ़िया शरीर बना रखा है, बढ़िया डोले शोले बना रखे हैं। तो ये जो तुम्हारे शरीर में परिवर्तन आया, ये 6 महीने बाद आया। ये नहीं कि तुम आज जिम गए और 2 दिन बाद तुम सोच रहे हो कि मेरा शरीर एकदम बढ़िया सा दिखने लगे, है ना, बड़े बड़े डोले सोले हो जाए, बढ़िया सा चेस्ट बाहर निकल आए, तुम्हारे शरीर के आकार में तुरंत परिवर्तन आ जाए। तो परिवर्तन कभी भी तुरंत नहीं आता है ना, एक समय लेता है, लेकिन उसके लिए हमको मेहनत आज से ही स्टार्ट करनी होती है। इसी प्रकार से जो ये विभिन्नता है, ये विभिन्नता तुरंत नहीं आती है, एक शुरुआत हो जाती है
और काफी लंबे समय बाद वो विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक, तो यहां से ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर होता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के लिए, तो आज का दूसरा टॉपिक है हमारा अलैंगिक जनन। क्या टॉपिक है हमारा? अलैंगिक जनन को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये आखिर अलैंगिक जनन बेटा क्या है, क्या होता है इस अलैंगिक जनन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो सबसे पहली बात तो कि इस अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। सबसे पहली बात क्या है इसका, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? एक जनक भाग लेता है। ठीक है, कितने जनक भाग लेते हैं? एक ही जनक भाग लेता है, एक ही पेरेंट भाग लेता है। तो अलग अलग यहाँ पर जनक की दो अलग अलग पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि लैंगिक जनन में होती है। अगर लैंगिक जनन की बात करेंगे तो लैंगिक जनन में एक मेल होता है पुरुष, एक फीमेल स्त्री, तो वहां पर दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक ही जीव से दूसरे जीव का जन्म हो जाता है ना। तो इसलिए एक ही जनक भाग लेता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जब एक जनक भाग लेगा तो इसमें क्या होगा, एक जीव से एक जीव से दूसरे जीव का एक जीव से दूसरे जीव का जन्म हो जाता है। ठीक, ठीक है भाई। तो एक जनक भाग लेता है अलैंगिक जनन में, दूसरा एक ही जीव से दूसरे जीव का जन्म हो जाता है। ठीक, अब देखो यहां पर एक जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, यहां पर लिखा है एसेक्सुअल। क्या लिखा है? ए सेक्सुअल, मतलब कि अलैंगिक, मतलब कि अलैंगिक। ठीक, ये जो अलैंगिक है, ये जो एसेक्सुअल है, इसको हम लोग दो टुकड़ों में बांट लेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग दो टुकड़ों में बांट लेंगे। एक बांट लिया ए, दूसरा हो गया सेक्सुअल। ए का मतलब हो गया, ए का मतलब क्या हो गया? अब्सेंट। ए का मतलब क्या हो गया? अब्सेंट। सेक्सुअल का मतलब हो गया सेक्स ऑर्गन। सेक्सुअल का मतलब हो गया सेक्स ऑर्गन। अब्सेंट का मतलब हो गया अनुपस्थित। अब्सेंट का मतलब क्या है? अनुपस्थित। और सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है? लैंगिक अंग। लैंगिक अंग। जो अलैंगिक जनन है, ये जो अलैंगिक जनन है, इस अलैंगिक जनन में लैंगिक अंग, अलैंगिक जनन में लैंगिक अंग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है कि जो अलैंगिक जनन होता है, जिसको हम लोग एसेक्सुअल कहते हैं, इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। ए का मतलब हो गया अब्सेंट, मतलब कि अनुपस्थित, और सेक्सुअल का मतलब हो गया सेक्स ऑर्गन, मतलब कि लैंगिक अंग। मतलब कि जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, इस अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में सेक्सुअल लैंगिक अंग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को यहां पर हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या हो गया?
जो लैंगिक अंग हैं वो क्या हो जाएंगे, अनुपस्थित होंगे। ठीक है, जब लैंगिक अंग अनुपस्थित होंगे, लैंगिक अंग नहीं है, तो युग्मकों का निर्माण भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो लैंगिक अंग है ना, ये जो लैंगिक अंग हैं, ये अगर लैंगिक अंग उपस्थित होते तो क्या होता, तो युग्मक बनते। क्या बनते, गैमेट बनते, है ना, युग्मकों का निर्माण होता। लेकिन लैंगिक अंग ही अनुपस्थित है, इसलिए युग्मकों का निर्माण भी नहीं होगा। तो चौथा पॉइंट यहां पर क्या आ जाएगा, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, युग्मकों का निर्माण भी नहीं होगा। जब युग्मकों का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होगी। ठीक, और बहुत ही इस तरह की जो प्रक्रिया होती है जिसमें एक जनक भाग लेता है, एक जीव से दूसरे जीव का जन्म हो जाता है, लैंगिक अंग भी नहीं होते हैं, युग्मकों का निर्माण भी नहीं होता है, निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होती है, तो इस तरह की जो प्रक्रिया है कैसी होती है, बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है क्या है, बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है। क्या होता है, बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है। ठीक है, समझ में आ गया यहां पर। चलो अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अभी तो हमने लोगों ने देख लिया कि अलैंगिक जनन होता क्या है। अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार क्या होते हैं। जब हम अलैंगिक जनन के प्रकार समझेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारे तरह के प्रकार होते हैं, है ना। पहला जिसमें होता है विखंडन। सबसे पहला क्या होता है, विखंडन। दूसरा होता है बेटा खंडन। ठीक है, पहला हो गया विखंडन, दूसरा है खंडन, फिर आता है मुकुलन। और इसके बाद आएगा पुनरुद्ध भवन, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा बीजाणुओं के द्वारा। बीजाणुओं के द्वारा। ठीक है, मतलब कि बाही कोर। पुनरुद्ध भवन का मतलब हो गया डीजेनरेशन। मुकुलन का मतलब हो गया अंग्रेजी में पडिंग। खंडन को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। खंडन को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, और विखंडन हो गया फिजन। ठीक, ये हो गए अलैंगिक जनन के प्रकार। अभी तो हम लोगों ने इसके पहले क्या समझा, इसके पहले हम लोगों ने समझा कि अलैंगिक जनन होता क्या है। हम लोगों ने इसके पहले क्या समझा, अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन में हम लोगों ने देखा
कि अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है, एक ही पेरेंट भाग लेता है और एक ही पेरेंट बॉडी से एक दूसरे जीव का जन्म हो जाता है। अभी एक जीव से दूसरे जीव का जन्म किस प्रकार होता है, अगर ये बात करेंगे तो फिर ये कहां पर समझेंगे कि आखिर किस तरह से एक जीव से किसी दूसरे जीव का जन्म होता है, तो हम उसको समझेंगे अलैंगिक जनन की जो अलग अलग विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे कि विखंडन है, तो अंग्रेजी में फिजन कहते हैं, फिर खंडन है मतलब फ्रेगमेंटेशन है, फिर इसके बाद हम लोग मुकुलन भी समझेंगे कि आखिर मुकुलन की क्या प्रक्रिया है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं। पुनरुद्ध भवन आता है जिसको हम लोग रीजेनरेशन कहते हैं, बीजाणुओं के द्वारा आता है मतलब बाइस्पोर। ये 5 तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार को क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इस अलैंगिक जनन के प्रकार में जो हम लोगों ने यहाँ पर 5 तरह के प्रकार देखे, इसमें जब हम लोग सबसे पहले वाले प्रकार की चर्चा करेंगे, अगर हम लोग सबसे पहले विखंडन की चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, अगर हम लोग विखंडन की चर्चा करेंगे तो ये जो विखंडन है ना, ये विखंडन भी कितने तरह से होता है, ये विखंडन भी 2 तरह से होता है। कितने तरह से होता है, 2 तरह से ये प्रक्रिया होती है। कितने तरह की प्रक्रिया होती है, 2 तरह की प्रक्रिया ये होती है। पहले वाली प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविखंडन। क्या कहते हैं, द्विविखंडन। और जो दूसरी प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं बहुविखंडन। ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि अलैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, इसकी क्या क्या विधियां हैं, तो आप इसी तरह का फ्लो चार्ट वहां पर बनाएंगे जिससे कि आपको मार्क्स वहां पर ज्यादा मिलने की संभावना होती है। द्विविखंडन को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। वहीं बहुविखंडन को हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, खंडन बहुत सरल प्रक्रिया है, इसमें इसके कोई भी 2 भाग नहीं होते हैं। एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया होती है जिसमें एक जीव 2 टुकड़ों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है और ये जो टुकड़े हैं वो एक नए जीव को जन्म दे देते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग स्पाइरोगाइरा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो खंडन होता है। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे मुकुलन। मुकुलन के भी यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं। मुकुलन के भी कितने प्रकार होते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग 2 तरह के मुकुलन की चर्चा करेंगे। मुकुलन होता क्या है, आखिर मुकुलन क्या है कि जो एक जीव है उस जीव के शरीर के बाहर या फिर शरीर के अंदर, दोनों तरह से हो सकता है, या तो शरीर के बाहर या फिर शरीर के अंदर कुछ एक बड के आकार की एक फूली हुई संरचना का निर्माण होता है। और ये जो बड के आकार की, कलिका के आकार की जो ये संरचना होती है, जो शरीर के बाहर शरीर के किसी अंग से निकलती है, ये क्या करती है, ये पोषण लेते हुए अपने आकार में वृद्धि करती है और ये जो आकार है जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर ये पेरेंटल बॉडी से जो जनक है उससे क्या हो जाता है, फिर अलग हो जाता है और अलग हो करके एक नए जीव का निर्माण करता है। तो उसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। तो पहले तरह का मुकुलन क्या है कि जब कलिका के आकार की संरचना शरीर के बाहर निकलती है, तो जब वो शरीर के बाहर निकलेगी तो उसको हम लोग बाह्य मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग बाह्य मुकुलन कहते हैं। ठीक है, और जब यही कलिका के आकार की संरचना जब शरीर के अंदर निकलती है तो इसको हम आंतरिक मुकुलन के नाम से जानते हैं। तो ये मुकुलन की प्रक्रिया भी 2 तरह से होती है, एक बाह्य मुकुलन होता है और दूसरा आंतरिक मुकुलन होता है। ठीक है, फिर रीजनरेशन की प्रक्रिया आती है, बीजाणुओं के द्वारा आती है। ठीक है, जो बीजाणुओं के द्वारा प्रक्रिया है, इसमें ये जो बीजाणु हैं, एक तो आपकी हो गई पुनरुद्ध भवन
और एक है बीजाणुओं के द्वारा। कि जो बीजाणुओं के द्वारा जो प्रक्रिया है, इसमें जो बीजाणु होते हैं, इसमें दो तरह के बीजाणु हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कितने तरह के बीजाणु देखने को मिलते हैं? दो तरह के। एक होते हैं चल बीजाणु और एक होते हैं अचल। ये जो चल बीजाणु है बेटा, ये जो चल बीजाणु हैं, ये गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं ये? गतिशील होते हैं, मतलब ये गति कर सकते हैं। लेकिन जो अचल बीजाणु हैं, ये गति नहीं कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन के प्रकार का एक फ्लो चार्ट है जो आप लोगों को एग्जाम में बनाना है। अगर इस पार्ट से क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी तरह की संरचना को क्या करेंगे, आप लोग उसको एग्जाम में बनाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक सारा ही चीज क्लियर होगा। अलैंगिक जनन क्या है, यहां पर सारा ही कुछ लिखा हुआ है बेटा। कि जनन जनन की वह विधि है, जैसे आप लोगों को परिभाषा अगर चाहिए एग्जैक्टली तो क्या हो जाएगा कि जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है। हमने आपको बताया था पहले, कितने जनक भाग लेते हैं? सिर्फ एक जनक भाग लेता है। इस प्रक्रिया में युग्मक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। विशेषताओं की बात करेंगे तो एक जनकीय विधि है, अपने जनक से क्या करता है, समानता रखता है। यहाँ पर समानता ज्यादा होती है, विभिन्नता बहुत ही कम देखने को मिलती है। इस प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? बहुत ही सरल प्रक्रिया है और समसूत्री विभाजन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विखंडन की। ठीक, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर बहुत सारी तरह की विधियां हैं, जैसे कि विखंडन है, खंडन है, मुकुलन है, पुनरुत्थ भवन है, बीजाणुओं के द्वारा है। ये जीवों में होने वाली अलैंगिक जनन की विधियां हैं। जब हम सबसे पहले यहाँ पर विखंडन की चर्चा करेंगे तो हमने आपको बताया कि जो विखंडन है, ये विखंडन यहाँ पर कितनी तरह से होता है बेटा? दो तरह से। जो खंडन की प्रक्रिया है, ये विखंडन की प्रक्रिया कितने तरह से होती है? दो तरह से होती है। और जो दो तरह से होने वाली ये विखंडन की प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहला विखंडन क्या होता है? द्विविखंडन होता है ना। एक एक करके यहाँ पर हम लोग सबकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? द्विविखंडन होता है। ठीक, और दूसरा क्या होता है? दूसरा यहाँ पर होता है बहुविखंडन। ठीक, पहला क्या है? द्विविखंडन है और दूसरा बहुविखंडन। ये जो द्विविखंडन है, ये द्विविखंडन भी बेटा कई तरह का होता है। द्विविखंडन भी कई तरह का होता है। पहला पहला होता है सरल द्विविखंडन, दूसरा होता है अनुप्रस्थ, और तीसरा होता है अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो द्विविखंडन की प्रक्रिया है। ये द्विविखंडन भी यहाँ पर कितने तरह से होता है? एक होता है सरल द्विविखंडन होता है, एक अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है और एक अनुदैर्ध्य द्विविखंडन होता है। ठीक है, जबकि बहुविखंडन की प्रक्रिया बहुत आसान होती है। इस बहु प्रक्रिया, ये जो बहुविखंडन है, इसके अंतर्गत जो उदाहरण आता है, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जो उदाहरण आता है, वो उदाहरण क्या आता है? वो उदाहरण होता है प्लाज्मोडियम। क्या एग्जाम्पल होता है? ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? एक उदाहरण है। और ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये मलेरिया का परजीवी भी होता है।
क्या होता है, ये मलेरिया का परजीवी होता है। ठीक है, तो ये किसका चार्ट है बेटा, ये विखंडन का चार्ट है। जो विखंडन है वो दो तरह से होता है, एक होता है द्विविखंडन और एक बहुविखंडन होता है। द्विविखंडन की प्रक्रिया अलग अलग जीवों में होती है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो अमीबा में होती है, पैरामीशियम में होती है, लीशमानिया में होती है। ठीक है, तो सबका एक अलग अलग यहाँ पर पैटर्न है, जैसे कि सरल द्विविखंडन है, अनुप्रस्थ है और अनुदैर्घ्य है। लेकिन जो बहुविखंडन है, बहुविखंडन किसमें होता है, ये प्लाज्मोडियम में होता है। और प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया का परजीवी होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण प्लाज्मोडियम है और इनके उदाहरण में क्या आ जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम और लीशमानिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे चल करके जब एक एक की चर्चा करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो विखंडन है इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक संतक कोशिका का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विखंडन कहते हैं। अब यहाँ पर बेटा ये जो वर्ड आ रहा है दो या दो से अधिक संतति, वर्ड आ रहा है ना ये कि दो या दो से अधिक संतति है ना, तो जो द्विविखंडन है क्या है, जो द्विविखंडन है, इस द्विविखंडन में क्या होता है कि जो एक जीव है, ये जो द्विविखंडन की प्रक्रिया है, जो द्विविखंडन की प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि जो कोई एक जीव है, एक जीव से, जो द्विविखंडन की प्रक्रिया है उसमें एक जीव से दो जीव का निर्माण होगा। ठीक है, एक जीव से कितने जीव का निर्माण होगा, दो जीव का निर्माण होगा। जबकि ये जो बहुविखंडन है, जबकि ये जो बहुविखंडन है इसमें क्या होगा, एक जीव से, अब इसमें दो जीवों का निर्माण नहीं होगा, दो से अधिक, अंतर समझना यहां पर बेटा, दो से अधिक जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है ना, तो द्विविखंडन है इसमें क्या होगा, एक जीव से दो जीव का निर्माण होगा, जबकि बहुविखंडन में क्या होगा, एक जीव से दो से अधिक जीवों का यहां पर निर्माण होगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो दो जीवों का निर्माण होगा या दो से अधिक, तो जब दो जीवों का निर्माण होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग द्विविखंडन बोलेंगे। और जब दो से अधिक संतति का निर्माण होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुविखंडन बोलेंगे। जब द्विविखंडन की बात करेंगे तो एक जनक कोशिका जो है वो दो समान भागों में क्या हो जाएगी, बट जाएगी, और प्रत्येक प्रत्येक कोशिका एक नई कोशिका का, एक नए जीव का निर्माण करेगा, जिसमें हम लोग अमीबा, युगलीना और पैरामीशियम की चर्चा करते हैं। जब द्विविखंडन के प्रकार की बात करेंगे तो बेटा सरल द्विविखंडन होता है, अनुदैर्घ्य द्विविखंडन है और अनुप्रस्थ द्विविखंडन है। ठीक है, जब इनको हम लोग आगे चल करके चर्चा करेंगे तो सरल द्विविखंडन क्या होता है बेटा, इसका उदाहरण आता है अमीबा। इसका क्या उदाहरण आता है, इसका उदाहरण आता है अमीबा। जो अमीबा है ये सरल द्विविखंडन करता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो विभाजन का तल है वो निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग अनियमित द्विविखंडन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनियमित द्विविखंडन भी कहते हैं। जबकि अनुदैर्घ्य द्विविखंडन है, इसका उदाहरण आता है बेटा लेशमानिया। क्या आता है, लेशमानिया। और इसमें जो विभाजन का तल है वो कहाँ से होता है, शरीर के अनुलंब अक्ष पर होता है। ठीक है, अनुलंब अक्ष का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये लेशमानिया का चित्र है और इसमें क्या होगा, जो विभाजन होगा वो इस तरह से होगा। किस तरह से विभाजन होगा, सीधे होगा। कैसे, इस तरह से इसके जीव में विभाजन होगा। और जब इस तरह से विभाजन होगा तो एक से कितने जीव बन जाएंगे, यहाँ पर दो जीवों का निर्माण हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अनुलंब अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अनुलंब अक्ष कहते हैं। ठीक, जिसका उदाहरण क्या है बेटा, लेशमानिया है। अब जब हम लोग बात करेंगे अनुप्रस्थ द्विविखंडन की तो यहाँ पर आता है उदाहरण पैरामीशियम। क्या आता है यहाँ पर, पैरामीशियम आता है। और पैरामीशियम में जो विखंडन है वो कैसे होगा, इस तरह से होगा। और जब इस तरह से विखंडन होगा तो एक जीव से यहाँ पर
इससे ये वाला जीव और इससे ये वाला जीव यहाँ पर जाकर के बन जाएगा। तो ये जो अक्ष हो गया, ये जो विभाजन का तल है, ये क्या है, अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। इसीलिए इस तरह के विखंडन को अनुप्रस्थ द्विविखंडन कहते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, द्विविखंडन हो गए। जब हम लोग बात करेंगे बहुविखंडन की, किसकी बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे बहुविखंडन की, तो बहुविखंडन में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो जनक कोशिका है वो 2 से अधिक संततियों में बढ़ जाती है। कितनी संततियों में बेटा, 2 से अधिक संततियों में बढ़ती है। आप यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं, ये किसका चित्र है बेटा, ये प्लाज्मोडियम का चित्र है। किसका चित्र है ये प्लाज्मोडियम का चित्र है। और प्लाज्मोडियम में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक अंदर की संरचना है और ये प्लाज्मोडियम के बाहर की संरचना है। ठीक, तो यहाँ पर अंदर कितने सारे, देखो यहाँ पर ये विखंडन के परिणाम स्वरूप कितनी सारी कोशिकाएं यहाँ पर जन्म लेती हैं। यहाँ पर 2 कोशिका नहीं बन रही हैं, ना जाने कितनी सारी कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये जो ढेर सारी कोशिकाएं जो यहाँ पर आप बनते हुए देख रहे हैं, ये प्रत्येक कोशिका एक नए जीव को क्या करती है, जन्म देती है। प्रत्येक कोशिका क्या करेगी, एक नए जीव को जन्म देगी। ठीक, तो इतनी सारी कोशिकाएं हैं। जब यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी तो इसकी जो ऊपर की ये जो लेयर है, ये जो ऊपर की ये जो परत है, ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप अंदर जितने भी जीव हैं ये सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, वातावरण में चले जाएंगे और वातावरण में जाकर के फिर प्रत्येक जो है यहाँ पर जीव है वो एक नए जीव का क्या करेगा, जन्म करेगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बहुविखंडन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया बेटा विखंडन के बारे में। अब आगे चर्चा करेंगे तो आगे आएगा खंडन। और खंडन बहुत ही आसान सी प्रक्रिया होती है। किसमें होता है ये, तो जब इसके उदाहरण की बात करेंगे तो ये जो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हो बेटा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्पाइरोगाइरा। क्या नाम है इसका, स्पाइरोगाइरा नाम है, जो कि क्या है, एक शैवाल है। क्या है, एक शैवाल है, एल्गी है। ठीक, स्पाइरोगाइरा क्या है, एक एल्गी है, एक शैवाल है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में अलैंगिक जनन की ये जो प्रक्रिया है, इसमें जनक जीव के शरीर से एक या अधिक खंड टूट करके अलग हो जाते हैं और प्रत्येक खंड एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, जिसका उदाहरण आता है निम्न श्रेणी के पादप। और जो निम्न श्रेणी के पादप है वो क्या होते हैं, वो शैवाल होते हैं। और यहाँ पर जिसका चित्र आपको दिख रहा है वो क्या है, वो स्पाइरोगाइरा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर चर्चा आई इसके मुकलन की। और मुकलन में हमने आपको बताया कि जो मुकलन है वो कितने तरह का होता है, वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। आखिर मुकलन में होता क्या है, तो मुकलन एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक कलिका के आकार की संरचना होती है जो शरीर के बाहर निकल जाती है, तो उसको बाह्य मुकलन कहते हैं। जब वो शरीर के अंदर रहती है तो उसको आंतरिक मुकलन कहते हैं। ठीक है, तो जीव के शरीर की सतह पर जो कोशिका है उसमें क्या होगा, नियमित विभाजन होगा। और विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि एक स्थान पर एक उभार विकसित होता है। क्या होता है, एक उभार विकसित होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग अतिवृद्धि कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कलिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कलिका भी कह सकते हैं। और इसी अतिवृद्धि या कलिका को मुकुल नाम दिया जाता है, जिससे इस जनन का नाम क्या पड़ गया, मुकुलन पड़ गया। ये जो मुकुल है या ये जो कलिका है, ये क्या करती है, प्रारंभ में तो जनक के जीव से जुड़ी रहती है और उससे पोषण प्राप्त करती रहती है और वृद्धि करेगी। जब पोषण प्राप्त करेगी तो वृद्धि करेगी, और वृद्धि करने के बाद जब उसका आकार बड़ा हो जाएगा तो फिर वो जीव से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करेगी। ठीक, जब हम बात करेंगे मुकुलन के प्रकार की, तो 2 तरह का मुकुलन यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बाह्य मुकुलन होता है, और बाह्य मुकुलन का जो उदाहरण है वो क्या होता है, हाइड्रा या फिर ईस्ट। हाइड्रा भी हो सकता है और ईस्ट भी हो सकता है। वहीं जो दूसरा मुकुलन है उसको हम लोग आंतरिक मुकुलन कहते हैं। और आंतरिक मुकुलन का जो उदाहरण है उसको हम लोग स्पंज कहते हैं, जो कि स्वच्छ मीठे जल में पाए जाते हैं। अगर हाइड्रा का चित्र देखेंगे तो बेटा हाइड्रा में कुछ इस तरह का चित्र पाया जाता है। ठीक है, ये जो चित्र है यहाँ पर, ये इस पूरे इसके शरीर में कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर उभार दिखाई दे रहा है। ये उभार क्या करेगा, ये उभार वृद्धि करेगा
और वृद्धि कर करके अपने आकार को बड़ा करेगा। जब इसका आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पोषण प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है, ये पोषण प्राप्त करता है ना। तो पोषण प्राप्त करके इसके आकार में क्या हो रही है, ये वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होकर के जब वृद्धि होगी इसके शरीर में, तो ये एक नए हाइड्रा की तरह दिख रहा है, और फिर ये इसके जीव से यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करेगा। तो इसमें में जो कलिका है या ये जो मुकुल है, इसका निर्माण होता है, निर्माण शरीर के सतह के बाहर या फिर सतह के ऊपर होता है, और इस प्रकार के मुकुलन को बाह्य मुकुलन कहते हैं, जिसका उदाहरण हमको यहाँ पर हाइड्रा देखने को मिलता है। जब आंतरिक मुकुलन की बात करेंगे बेटा, तो उसमें जो मुकुल है या जो कलिका है, उसका निर्माण जीव के शरीर की सतह के भीतर होता है। कहाँ होता है, शरीर की सतह के भीतर होता है। आप यहाँ पर ये जो चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो आप चित्र देख रहे हो, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये जीव के शरीर के भीतर कलिका का निर्माण हो रहा है, और इस प्रकार के मुकुलन को हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक मुकुलन कहेंगे, जिसका उदाहरण हमको स्पंज देखने को मिलता है। ठीक, तो हम लोगों ने विखंडन पढ़ लिया, हम लोगों ने खंडन पढ़ लिया, और ये हम लोगों ने मुकुलन पढ़ लिया। इसके बाद आता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन बहुत ही आसान है, रीजनरेशन जिसको कहते हैं, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमको देखने को मिलता है प्लेनेरिया में। देखने को मिलता है प्लेनेरिया में, ठीक है ना। हालांकि हाइड्रा में भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि हाइड्रा में नहीं मिलता, हाइड्रा में भी मिलता है, और प्लेनेरिया, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में ये पुनरुद्ध भवन की क्षमता देखने को मिलती है। इसमें क्या देख रहे हैं, ये एक जीव है, और ये जो जीव है, ये इसके यहाँ पे और यहाँ से कितने दो टुकड़े हो गए, जिससे दो जगह से टूटने के कारण इसके तीन टुकड़े हो गए, एक, दो और ये तीन, है ना। तो तीन टुकड़े हो गए, तो तीन टुकड़ों से कितने जीव का निर्माण बन गया, एक, दो और तीन। ठीक, तो बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जो जीव है उसके कायिक भाग से नए जीव के निर्माण करने की क्षमता होती है। कब, यदि किसी कारणवश जो जीव है वो क्षत विक्षत हो जाता है, या फिर उसके कुछ टुकड़े हो जाते हैं। तो जब कुछ टुकड़े हो जाएंगे, तो प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुद्ध भवन कहते हैं, जिसका उदाहरण हमको हाइड्रा और प्लेनेरिया देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर बात आती है बीजाणुओं के द्वारा बीजाणु समागम। बहुत ही ज़्यादा ये क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीजाणुओं के द्वारा बेटा किस तरह से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना होगा बीजाणुओं को। किसको समझना होगा, बीजाणुओं को। ये जो बीजाणु है, ये आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, ये चित्र किसका है बेटा, ये चित्र राइजोपस का है। इसका चित्र है, ये राइजोपस का चित्र है, जो कि राइजोपस क्या है, एक कवक है। राइजोपस क्या है, कवक है, तो आप फंजाई के नाम से जानते हो। ठीक, तो राइजोपस एक कवक है, जिसको आप फंजाई के नाम से जानते हैं। ये जो राइजोपस है, इसके यहाँ पर ऊपरी संरचना में यहाँ पर तुमको ये बीजाणु धानी देखने को मिल रही है। इस बीजाणु धानी के अंदर क्या है, यहाँ पर इसके अंदर बीजाणु है। इसके अंदर क्या है, ये बीजाणु है। जब ये बीजाणु धानी फट जाती है, तो बीजाणु बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और ये तुम एक धागे के आकार की संरचना को देख रहे हो, जिसको क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ठीक, तो ये जो बीजाणु है बेटा, ये सूक्ष्म एक कोशिकीय एक केंद्रकीय पतली झिल्ली से घिरी हुई एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, तो बीजाणु कहते हैं। ये हमको शैवाल और कवक में बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हो, ये राइजोपस है। राइजोपस उगता कहाँ पे बेटा, ब्रेड में। आप लोगों ने देखा होगा, ब्रेड में कुछ धागे के समान संरचनाएं होती हैं। ये संरचनाएं क्या है, ये राइजोपस का कवक जाल है। क्या है ये, राइजोपस का कवक जाल है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तंतुओं पर कुछ सूक्ष्म गोल संरचनाएं होती है, जिसको हम लोग बीजाणु धानी कहते हैं।
इस बीजाणुधानों के अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। जब ये बीजाणुधानी फट जाती, क्यों? क्योंकि बीजाणुओं में वृद्धि होती है। बीजाणुओं में वृद्धि के कारण राइजोपस के नए जीव उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु चारों ओर से एक मोटी भित्ति के द्वारा कवर होते हैं और ये भित्ति फट जाएगी। भित्ति के फट जाने के फलस्वरूप क्या होगा? ये बीजाणु सारे के सारे बाहर फैल जाएंगे और फिर बीजाणुओं के द्वारा जनन की प्रक्रिया होगी। अब ये जो बीजाणु है, ये जो बाहर जा रहे हैं, ये जो बीजाणुधानी के फटने से, ये जो बीजाणुधानी आप देख रहे हो, जब ये फट जाती है तो ये सारे के सारे बीजाणु बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के बीजाणुओं की चर्चा होती है। एक वो बीजाणु होते हैं जो चल बीजाणु होते हैं, जो कि गति कर सकते हैं। दूसरे अचल बीजाणु होते हैं जो गति नहीं कर सकते हैं। आ का मतलब क्या हो गया? अब्सेंट मतलब अनुपस्थित, मतलब वो गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जो गति कर सकते हैं वो गति करके आगे जाएंगे, जो गति नहीं कर सकते हैं वो वहीं पे गिर जाएंगे और वहीं पे गिर के फिर एक नए पौधे का जन्म देंगे। तो ये जो चल बीजाणु हैं, ये चल बीजाणु क्या होते हैं बेटा? गतिशील होते हैं, क्योंकि इनमें कसाब पाया जाता है, मतलब कि फ्लैजेला पाया जाता है। उदाहरण की जब हम बात करेंगे तो क्लेमाइडोमोनास, जो कि क्या है? एक शैवाल है। लेकिन जब हम अचल बीजाणु की बात करते हैं, जो गतिशील नहीं होते हैं, अगतिशील होते हैं, गति नहीं कर सकते हैं। तो गति क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनमें कसाब मतलब कि फ्लैजेला क्या होता है? अनुपस्थित होता है। उदाहरण की बात करेंगे तो पेनिसिलियम, जो कि क्या है? एक कवक है। ठीक है, तो ये जो चित्र देख रहे हो, ये पेनिसिलियम का, ये वाला चित्र किसका है? क्लेमाइडोमोनास का है। ये एक शैवाल है और ये क्या है? एक कवक है। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो है एक प्रक्रिया होती है जो कि जनन की, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, जिसमें बीजाणुओं के द्वारा, जो कि गतिशील भी होते हैं और अगतिशील भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बीजाणुओं के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। ये जो आप प्रक्रिया देख रहे हो, जहां पर क्या लिखा हुआ है? कायिक प्रवर्धन लिखा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। क्या है? अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है? में जनन की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है? पेड़ पौधों में होती है। किसमें होती है? पेड़ पौधों में होती है। और पेड़ पौधों में ये जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, ये किसके माध्यम से होती है? ये जो पेड़ है, अच्छा, कोई जो पेड़ होता है वो कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। कोई भी जो पेड़ है वो कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। पहला जड़, दूसरा उसका तना और तीसरा उसकी पत्ती। ठीक, तो जड़, तना और पत्ती, 3 भागों में कोई भी पेड़ विभाजित होता है। अब ये जो पेड़ है, तो पेड़ की जो जड़ है या फिर तना या फिर उसकी पत्ती, इन तीनों में से ही किसी एक के द्वारा अगर नए पेड़ का निर्माण हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है ना? तो कायिक प्रवर्धन क्या है? कि अलैंगिक जनन की एक विधि है, इसमें पादप के मतलब पेड़ पौधों के किसी कायिक भाग से, मतलब कि फूल का मतलब हो गया जड़, तना और पर्ण का मतलब क्या हो गया? पत्ती, इनमें से किसी भी एक भाग के द्वारा अगर नए पौधे का निर्माण हो जाता है तो फिर इस विधि को बेटा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है ना? तो कायिक प्रवर्धन में यहाँ पर 2 तरह का कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है बेटा। एक तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। कृत्रिम का मतलब आपको पता है, मतलब आर्टिफिशियल। मतलब आपने क्या किया? आपने गुलाब के पेड़ को देखा, उसकी एक तने को काटा और तने को उसके काट करके क्या किया? तुम अपने गमले में ले गए और तुमने अपने गमले में उसको जाकर के लगा दिया। तो ये काम किसने किया? तुमने किया। तुम्हें कोई गुलाब अच्छा लग रहा था, तुम्हें किसी को देना था, तो तुमने क्या किया? वहां से गुलाब को तोड़ के नहीं देंगे। क्यों? अगर एक को देना हो तो भाई ये गुलाब तोड़ के दे दो। तुम्हें जो अक्सर ही किसी न किसी को गुलाब के फूल देने हैं, तो तुमने क्या किया कि तुमने एक काम करो, हम अपने घर में ही गुलाब का पेड़ लगा लेते हैं। इसके लिए तुम्हें गुलाब का पेड़ खरीदना पड़ेगा, तो भैया खरीदने के तो पैसे हैं नहीं, तो क्या किया जाए? तो भैया बायोलॉजी के स्टूडेंट और दिमाग का इस्तेमाल किया जाए। जिसके यहाँ तुमने गुलाब देखा तो उसकी तुमने जा करके उसका तना काट लिया और काट करके तुम उसको तने को ले आए, तुमने उसको अपने गमले में लगा दिया। अब जब तुम इस तरह की प्रक्रिया करोगे, उसको अपने गमले में लगा दोगे, तो कुछ समय बाद उस तने से एक नए गुलाब के पौधे का जन्म हो जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है ये कृत्रिम प्रक्रिया होती है। और अपने आप जो प्रक्रिया हो रही है कि जड़ से, किसी पौधे के जड़ से या किसी पौधे के तने या पत्ती से एक नए पौधे का स्वतः अपने आप जन्म हो जाए, वो प्राकृतिक हो जाएगा। तो जो प्राकृतिक जनन है ये कायिक प्रवर्धन है, जड़ों के द्वारा हो सकता है, तने के द्वारा हो सकता है या फिर पत्ती के द्वारा हो सकता है। लेकिन जो कृत्रिम प्रक्रिया है ये कृत्रिम प्रक्रिया करी जाती है, इसको तुमने किया है, तो इसके करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ये तरीका हो सकता है कलम लगाना, यहाँ पर कलम लिखा हुआ है, ये कलम लगाना हो सकता है, दाब लगाना हो सकता है या फिर रोपड़।
ये अलग अलग प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या होता है कि कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब ये जो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हो ये क्या है, पत्ती है, और इस पत्ती का नाम है बेटा, किसकी पत्ती है ये, ब्रायोफिल्लम की पत्ती है। किसकी पत्ती है, ब्रायोफिल्लम की पत्ती है ना। तो ये जो ब्रायोफिल्लम की पत्ती है ये क्या होती है, टूट करके गिर गई, और गिरने के बाद तुम यहां पर देख रहे हो पत्तियों के किनारे किनारे से, मार्जिन से ये कुछ इस तरह की कलिका यहां पर निकलते हुए देख रहे हो। 1 2 3 4 5 6, क्या है ये, कलिका है ना। तो किसी पत्ती से क्या तुम देख रहे हो, उसके किनारे किनारे मार्जिन पे कुछ इस तरह के उभार देख रहे हो जो अपने आप निकलने लगते हैं, और ये फिर एक नए ब्रायोफिल्लम के पौधे का जन्म दे देते हैं। तो इस तरीके से किसी ब्रायोफिल्लम के पौधे का जन्म कहां से हो रहा है, उसकी पत्ती से हो रहा है। कहां से हो रहा है, उसकी खुद की पत्ती से हो रहा है। ठीक है ना। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी प्रकार ये जो ब्रायोफिल्म है, ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती हैं, और ये कलिकाएं मिट्टी में गिर जाती हैं, गिर करके एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको तुम हमेशा क्या रखोगे, याद रखोगे। इसके अलावा जब हम बात करेंगे कि जो कृत्रिम प्रक्रिया है वो पर्तन के द्वारा हो सकती है, कलम के द्वारा हो सकती है, या फिर रोपण के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया हो सकती है। उदाहरण की बात करेंगे तो गन्ना आ जाएगा, गुलाब आ जाएगा, और अंगूर के पेड़ इसके उदाहरण हो जाएंगे। वही जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है, इसके द्वारा उगाए गए जो पौधे होते हैं वो बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल उसमें क्या होते हैं, कम लगते हैं। ये जो तुम कृत्रिम प्रक्रिया कर रहे हो उसमें पुष्प या फल कम लगेंगे, है ना। और यह पद्धति कहां पर आ जाती है, जब उदाहरण की बात करेंगे बेटा, तो उदाहरण के लिए आप क्या देख लोगे, जैसे कि केला हो गया, संतरा है, गुलाब है, चमेली है। इन पौधों को उगाने के लिए ये प्रक्रिया उपयोगी होती है, और ये पौधे या ये प्रक्रिया उन्हीं में हो सकती है जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो गई हो। तो बहुत ही ज्यादा ये दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये स्लाइड ही बहुत ही ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलो जब हम बात करेंगे रिवीजन की बेटा, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। आज हम लोगों ने मेन समझा, पहले तो डीएनए की संरचना के बारे में क्या देखा बेटा, डीएनए की संरचना के बारे में देखा। दूसरा हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। ठीक, हमने इसके प्रकार देखे, और प्रकार में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को यहां पर डिस्कस किया, जैसे कि जरा तुम लोग भी सारे नाम रिवाइज करो। विखंडन, खंडन, पुकुलन, पुनरुद्ध भवन, और बीजाणुओं के द्वारा। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने एक और टॉपिक को समझा जिसका नाम था कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजों को यहां पर देखा। ये पहला लेक्चर, और इस पहले लेक्चर में हम लोगों ने एक तरीके से अलैंगिक जनन को यहां पर खत्म किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। सभी सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ अभी तक इस लेक्चर में जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर जिसको पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वो टॉपिक हम आपको पहले से बता दे रहे हैं कि जो लेक्चर नंबर 2 इसका आएगा, उस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग यहाँ पर किस टॉपिक को समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो लैंगिक जनन है वो लैंगिक जनन किस तरीके से होता है। तो लैंगिक जनन को हम लोग अगले टॉपिक में शुरू करेंगे, और उसमें भी लैंगिक जनन में भी जो है हम लोग किसको समझेंगे। तो लैंगिक जनन बेटा पौधों में भी होता है, और लैंगिक जनन जीवों में भी होता है। ठीक है, तो जीवों में भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, और पौधों में भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया है।
तो सबसे पहले हम लोग पौधों में लैंगिक जनन को समझेंगे और इसके बाद फिर जीवों में, तो जीवों में पहले फिर हम लोग मनुष्य में और फिर स्त्री में। तो अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, मस्त लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, कोई पॉइंट अगर मिस हो गया है तो भी कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मस्त होकर के एकदम पढ़ते रहो। अपने पेपर पे पूरा का पूरा फोकस रखो और इसी तरीके से लगातार मन से पढ़ाई करते रहो और अव्वल नंबर लेकर के अपना नाम, अपने घर वालों का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।